साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा आपकी जून 2022 में होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यहाँ पे जो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को देखेंगे। और यह टेस्ट जो है आपका कंप्लीट टेस्ट है, मतलब इसमें हर सेक्शन से प्रश्न हैं। तो इस टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और यह जो टेस्ट है, यह आपका यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस 2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है जून में, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं या आंदोलनों पर विचार कीजिए। पहला है, अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र में या आंध्र प्रदेश में आदिवासियों का नेतृत्व किया और उनकी मांगों को असहयोग आंदोलन से या असहयोग आंदोलन में सम्मिलित कर दिया। सही बात है ये। दूसरा, मोतीलाल तेजावत ने भीम आंदोलन का नेतृत्व किया और असहयोग गतिविधियों को सुदृढ़ किया। यह भी सही है। तीसरा, स्वामी विश्वानंद ने असहयोग आंदोलन के लिए रानीगंज झारिया क्षेत्र के कोयला खनिकों को संगठित किया। यह भी कथन सही है। तो तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, वाह्य वाणिज्यिक उधार ईसीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है, 3 वर्ष से अधिक के व्यापारिक उधार को वाह्य वाणिज्यिक उधार माना जाता है। ये सही बात है। दूसरा, भारतीय बैंकों को वाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित किसी भी प्रकार की गारंटी जारी करने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वाह्य वाणिज्यिक उधार मान्यता प्राप्त गैर निवासी संस्थाओं से पात्र निवासी संस्थाओं द्वारा लिए गए वाणिज्यिक ऋण होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवित जड़ मूल सेतु लिविंग रूट ब्रिज, जिन्हें जिंकिंग जी भी कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें, और इन 3 कथनों में से बताना कौन सा सही है। पहला कथन है, यह भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता नहीं, यह मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, मेघालय राज्य के दक्षिणी भाग में यह जीवित जड़ सेतु सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इसका निर्माण रबड़ अंजीर के वृक्ष की लचीली जड़ों को अनुवर्धित करके किया जाता है। सही बात है। तीसरा, इसे 2020 में यूनेस्को का विश्व धरोहर घोषित किया गया है। धरोहर स्थल नहीं, इसे धरोहर स्थल घोषित करने की मांग की जा रही है, परंतु अभी नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला कथन सही है और सब पहला तीसरा गलत है। आगे देखते हैं, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ पे 3 कथन दिए हैं, बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए, भारत के कुल वन आवरण में 2019 से 2021 के मध्य वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कितनी हुई है? 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा, भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों में 2019 और 2021 के मध्य वन आवरण लुप्त हो गया है। सभी पूर्वोत्तर राज्यों में, मतलब इसमें कमी आई है। ठीक है, तो जो भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, जो 8 राज्य हैं, इसमें 2019 से 2021 के दौरान जो है कुल 1020 वर्ग किलोमीटर वन लुप्त हो गए। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भारत के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा अवस्थित नहीं, 1/3 नहीं बल्कि यहाँ पे 23.75% हिस्सा ही अवस्थित है। तो तीसरा कथन गलत हो गया। पहला दूसरा आपका यहाँ पर सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में समान सिविल संहिता शब्द का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 में किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सकल पर्यावरण उत्पाद के संदर्भ में यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। यह पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को इंगित करता है, सकल पर्यावरण जो उत्पाद है, तथा जैव विविधता और अन्य पर्यावरणीय कारकों को होने वाले नुकसानों का मुद्रीकरण करता है। सही बात है। हरित जीडीपी के विपरीत जीईपी अर्थात सकल पर्यावरण उत्पाद राज्य के कुल उत्पादन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को घटाकर प्राप्त किया जाता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो हरित जीडीपी होता है, हरित जीडीपी को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, राज्य के कुल उत्पादन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को घटा करके जो प्राप्त होता है वो हरित जीडीपी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा वाला कथन सही नहीं है। और जो आपका जीईपी होता है, हरित सकल पर्यावरण उत्पाद जो जीईपी है,
ये 1 वर्ष में पर्यावरण घटकों में सुधार का आकलन करता है। तो पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को शास्त्रीय दर्जा देने की मांग पर जोर देने के लिए एक राज्यव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। इस संदर्भ में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सही है। तो 3 मानदंड दिए गए हैं, बताना कौन सही है। पहला, 1500 से 2000 वर्षों की अवधि में भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों दर्ज इतिहास की उच्च पुरातनता, सही है। दूसरा, प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक समृद्ध संग्रह जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है, ये भी सही है। तीसरा, साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषण समुदाय से गृहीत नहीं होना चाहिए। तो तीसरा कथन भी सही है, तीनों कथन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, भारतीय साहित्य और जिस काल के दौरान रचित या संकलित किया गया है। तो देखिए, इसमें मनुस्मृति वैदिक काल में नहीं, मनुस्मृति वैदिक काल में इसका संकलन नहीं हुआ। इसका संकलन जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के बीच, जबकि जो वैदिक युग आपका है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य है। तो पहला गलत हो गया आपका। गाथा सतसाई ये सातवाहनों के समय का है, ये सही है। तीसरा, अमरकोश गुप्त काल के समय का है, गुप्त काल के समय का है और इसका संकलन जो है अमर सिंह के द्वारा किया गया था। और ये संस्कृत का क्या है, एक शब्दकोश है। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस जारी किया है। केरल ने जारी किया है। आगे देखते हैं, अगला है, भारतीय संगीत में समनव्य विवाद के संदर्भ में इस्लाम के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए, बताना है इसमें से कौन से सही हैं। तो देखिए, पहला है, तुर्की शासकों ने रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों की शुरुआत की, सही बात है, पहला सही है। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में प्रसिद्ध संगीतात्मक कृति राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया, ये भी सही है। तीसरा, संगीत के प्रचार में सूफी प्रथा समा का महत्वपूर्ण योगदान था, ये भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारतीवाद के निर्णय जिसमें उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के मूल ढांचे को रेखांकित किया था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं और बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। इन तीनों में से कौन सही है। देखिए, पहला है, उच्चतम न्यायालय में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ ने मामले की सुनवाई की। 13 जजेस की पीठ थी ये, ठीक है, सही बात है ये। दूसरी, यह व्यवस्था दी गई कि संसद की संशोधन शक्तियां और विधायी शक्तियां अलग अलग, ये भी सही है। तीसरा, यह व्यवस्था दी गई देश का संविधान का हिस्सा है और इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही हैं और डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं, अनुपातिक कराधान की प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा सही है। देखिए, भिन्न भिन्न आय स्तरों के लिए व्यक्तियों पर आरोपित अनुपातिक कर भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये सही नहीं है, गलत है। क्योंकि देखिए, अनुपातिक कर या प्रोपोर्शनल टैक्स जो है ये एक आयकर प्रणाली जिसमें करदाता की आय कितनी है उसके निरपेक्ष सभी पर कर का समान प्रतिशत आरोपित किया जाता है, ना कि आय स्तरों के लिए व्यक्ति मतलब अलग अलग आय वालों के लिए अलग अलग कर, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा जो है, औसत कर की दर जो होती है वो अनुपातिक कराधान प्रणाली में सीमांत कर की दर से अधिक होती है। औसत कर की दर जो है ये अनुपातिक कराधान प्रणाली में नहीं बल्कि ये प्रतिगामी कर जो होता है, प्रतिगामी कराधान प्रणाली अर्थात रिग्रेसिव टैक्सेशन जो सिस्टम है उसमें ऐसा होता है, उसमें सीमांत कर की दर से अधिक होती है। तो यहाँ पर आपका दोनों कथन गलत है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और उसके संस्थापक के। तो इसमें बताना है उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं, ये बताना। देखिए, सेवा सदन की स्थापना या संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री नहीं थे, बल्कि इसकी स्थापना 1908 में एक पारसी सुधारक बहराम जी एम मालाबारी ने अपने मित्र दीवान दयाराम गिदमुल के साथ मिलकर की थी, ठीक है। तो पहला वाला आपका गलत है। दूसरा, देव समाज की बात करते हैं, देव समाज। तो देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई, तो ये गलत है। तो यहाँ देखिए, सेवा सदन बहराम जी एम मालाबारी और देव समाज की शिव नारायण अग्निहोत्री, तो पहला दूसरा गलत है। तीसरा, धर्म सभा, इसकी स्थापना 1830 में होती है राधाकांत देव के द्वारा, ठीक है। यह एक रूढ़वादी संस्था थी। वहीं 1861 में राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना आगरा के बैंकर
शिवदयाल साहब के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर तीसरा चौथा सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में हाल के रक्षा विकास के संदर्भ में हंसा एनजी क्या है? तो यह एक विमान है, ठीक है, यह भारत की पहली स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, हंसा एनजी। आगे चलते हैं, भारत में व्यावसायिक कौशल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है इसमें कौन सा सही है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 2025 तक कम से कम 50% स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, सही बात है। दूसरा, जन शिक्षण संस्थान योजना का उद्देश्य निरक्षरों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना, ये भी सही है। तीसरा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी मजदूरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, ये भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही है आपके, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए 16 देखते हैं, मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 कथन दिए गए, बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, अमाशय की आंतरिक सतह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती, सही बात है। क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन ये बृहदांत अर्थात बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी होती, सही बात है। तीसरा, बृहदांत जो है अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन अपचयित भोजन से जल और लवण अवशोषित करती है, ये भी सही है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित युगों पर विचार करना है, शब्द और उसके अर्थ, इसमें कौन सा सही है। तो देखिए, जोतदार ये बटाईदार नहीं होते थे, जोतदार का मतलब बटाईदार नहीं होता है, ठीक है। ये जोतदार या मंडल जो होते हैं, जमीन ये क्या करते हैं, एक प्रकार के संपन्न या धनवान रैयत होते थे या गांव के मुखिया होते थे, ठीक है, जोतदार, या यही कह सकते हैं कि संपन्न रैयत या गांव के मुखिया ये जोतदार होते थे। अधियार ये बटाईदार होते थे, ठीक है। तो पहला दूसरा सही नहीं है। पट्टा अनुबंध के तहत कार्य, तो यहाँ पे केवल तीसरा सही है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, संसद के सदन में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक को पुनः स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना उपयुक्त में से कौन सा सही है। देखिए, जो गैर सरकारी सदस्य हैं इसे सदन में पुनः स्थापित करने के लिए 1 माह का नोटिस देना आवश्यक है, सही बात है। इसे सामान्यतः शुक्रवार को पुनर्स्थापित किया जाता है और इस पर चर्चा की जाती है, ये भी सही है। तीसरा, कोई सदस्य एक सत्र में 4 से अधिक विधेयक पुनर्स्थापित नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है आपके, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, डिजिटल भुगतान प्रणाली में हुए हालिया विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 कथन है, बताना इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है, डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों को हल करने के लिए डिजी साथी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई 24/7 हेल्पलाइन है, सही बात है, ये सही है। दूसरा, UPI 123 पे फीचर फ़ोन जो है ये पारंपरिक मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू की गई भुगतान की एक विधि है, ठीक है। तो ये आपका सही नहीं है। जो UPI 123 है, UPI 123 ये फीचर फ़ोन उपयोगकर्ताओं पारंपरिक मोबाइल फ़ोन ना कि स्मार्टफोन के लिए यूनिफाइड इंटरफेस UPI भुगतान संबंधी विकल्प है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला कथन सही होता है, दूसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं, कास्ट आधारित टेक्सटाइल फाइबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा सही है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए, पहला है, लायोशेल फाइबर आधुनिक कास्ट आधारित टेक्सटाइल फाइबर है जिनमें विस्कोस और पॉलिस्टर जैसे गुण पाए जाते हैं, सही बात है। विस्कोस प्रक्रिया द्वारा निर्मित रेयान के विपरीत लायोशेल उत्पादन में हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हाल ही में वैश्विक जैव अर्थव्यवस्था में वन उत्पाद कास्ट आधारित उत्पादों द्वारा प्रतिस्थापन को सक्षम बनाना और संधारणीय विकास लक्ष्यों में योगदान करना नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, किसके द्वारा, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। आगे चलते हैं, आगे अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन यहाँ पर दिए गए, बताना कौन सा इसमें से सही है, कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रसारित किया जाता है, नहीं, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा नहीं,
बल्कि इसे आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। और राष्ट्रीय लघु बचत कोष की स्थापना जो है 1999 में की गई थी, 1999। दूसरा, केंद्रीय आर्थिक असूचना ब्यूरो राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। ये सही है, दूसरा वाला आपका सही है। तीसरा देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केंद्र सरकार के विनिवेश संबंधित मामलों का आर्थिक कार्य विभाग द्वारा निपटान किया जाता है। नहीं, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केंद्र सरकार के इक्विटी के निवेश और विनिवेश दोनों से संबंधित सभी मामलों पर कार्रवाई करता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला भी गलत है, केवल दूसरा सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने भारत में प्रथम बार उच्च गुणवत्ता वाले पारदर्शी सिरेमिक्स विकसित किए हैं। इस संदर्भ में पारदर्शी सिरेमिक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपके पास दो कथन है, बताने कौन सही है। पहला, खनिज स्पिनल का उपयोग पारदर्शी सिरेमिक्स के निर्माण में किया जाता है, सही बात है। दूसरा, पारदर्शी सिरेमिक्स का अनुप्रयोग थर्मल इमेजिंग जैसे हेलमेट और काले चश्मे में किया जा सकता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए, सफ़र इंडिया सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च के तहत निम्नलिखित में से किन प्रदूषकों या मौसम संबंधी मापदंडों की निगरानी की जाती है या की जाती है। कणकीय पदार्थ PM 2.5 सही है। वर्षा, ओजोन, नॉन मीथेल हाइड्रोकार्बन ये भी सही है। पराबैंगनी विकिरण, पवनों की दिशा, ये सभी के सभी जो है इसके तहत इनकी निगरानी की जाती है। तो डी ऑप्शन आपका 1 2 3 4 5 6 ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं और उनसे संबंधित ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों के युग्मों पर विचार कीजिए। घटना और गवर्नर जनरल। सिंध का विलय जो होता है आपका 1843 में होता है लॉर्ड एलनबरो के समय में। इसका कार्यकाल जो है आपका 1842 से 44 रहता है और इसी के समय में ग्वालियर के साथ युद्ध भी होता है 1843 में। तो पहला सही है। दूसरा, लाहौर की संधि जो है ये कब होती है? 1846 में। 1846 में पंजाब के शासक महाराजा दिलीप सिंह और अंग्रेजों के मध्य। तब लॉर्ड हार्डिंग जिसका कार्यकाल 1844 से लेकर के 48 तक रहता है, वो ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। तो पहला गलत, दूसरा गलत हो गया। तीसरा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है ये होता है कब? 1838 से लेकर के 42 तक। अंग्रेजों और अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद के बीच चला गया था। इस समय लॉर्ड ऑकलैंड जो है, जो कि 1836 से 42 तक रहता है, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। तो लाहौर की संधि के समय लॉर्ड हार्डिंग और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय लॉर्ड ऑकलैंड। तो यहाँ पर केवल पहला कथन सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वन और भूमि के उपयोग संबंधी घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही है। देखिए, इसे भारत में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 19 के दौरान पाया गया था। नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि वन और भूमि के उपयोग संबंधी घोषणा पत्र जो है अथवा वनोन्मूलन घोषणा पत्र पर ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पक्षकारों के 26वें सम्मेलन COP26 के दौरान हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यह वर्ष 2030 तक वन क्षति और भूमि निम्नीकरण को रोकने और पुनः बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है, सही है। तीसरा, भारत इस घोषणा पत्र का एक हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं। देखिए, भारत कुछ देशों में शामिल है जिन्होंने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं। देखिए, यहाँ आधा गलत आधा सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में यह प्रावधान किया गया कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, तो यह एक संवैधानिक निकाय तो है आर्टिकल 263 के तहत, परंतु स्थायी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि परिषद की स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी तो वो कर सकता है। मतलब ये स्थायी नहीं है, आवश्यकता अनुसार स्थापित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। इसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित किया जाता नहीं, राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। तो पहला दूसरा दोनों गलत है। तीसरा, इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना है। तो तीसरा वाला कथन आपका सही है, पहला दूसरा गलत है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला भरितला शुकश तपनी, ये क्या है? ये विलुप्त मांसाहारी सरीसृप है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए, नवीनतम तकनीकी विकास के संदर्भ में मेटा मटेरियल शब्द प्रायः सुर्खियों में देखा जाता है। यह संदर्भित करता है किसको? तो ये संदर्भित करता है आपका ऐसी सामग्री जो केवल
बाह्य अंतरिक्ष में अद्वितीय गुण प्रदर्शित करती है। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं, क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 है ये, इसका ऑप्शन गलत बता दिया। इसका ऑप्शन पहला है ए, कृत्रिम रूप से संरचित सामग्री को जिसका उपयोग प्रकाश जैसी भौतिक परिघटना को नियंत्रित और कुशलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, 29 देखते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्माण 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित होगा? तो कुल 20 ऐसे एकल उपयोग वाली प्लास्टिक मटेरियल हैं जिसमें आपका प्लास्टिक की छड़ियों वाले ईयरबड्स, आइसक्रीम स्टिक्स, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक की पीवीसी बैनर, सजावट के लिए पॉलीस्टीरीन या पॉलीस्टीरीन थर्मोकोल, ये सभी के सभी, ठीक है, इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ZFN और TALEN संबंधित किससे? जीन संपदा संपादन प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। देखिए, आपका ZFN का मतलब है जिंक फिंगर न्यूक्लियस और TALEN का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इन्फेक्टस न्यूक्लियस और क्रिस्पर, ये ये जो है 3 प्रकार की जीन संपदा प्रौद्योगिकियाँ हैं, जिसमें से ZEN जो है नहीं ZFN है और TALEN ये मानव निर्मित प्रणालियाँ, क्रिस्पर जो है ये जीवाणु या बैक्टीरिया संचालित होने वाली प्राकृतिक पद्धति है। आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्ष के समय प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था और कानून व्यवस्था को अच्छी तरह से बनाए रखा गया जैसा कि मौर्य प्रशासन के दौरान था? नहीं, इन्होंने जो है अनुकरण जो किया हुआ है वो किया था किसका? गुप्त शासकों का, और इनके समय में विकेंद्रीकृत था, जो शासन था वो विकेंद्रीकृत था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय का व्यापक रूप से प्रचार करने के कन्नौज में एक सभा का आयोजन किया था। नहीं, थेरवाद का नहीं बल्कि महायान संप्रदाय का। तो यहाँ पर आपका दोनों कथन गलत हो जाते हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एसआई मात्रक हैं? तो एसआई मात्रक में आप देखेंगे कैडला, मोल और एम्पियर हैं, मतलब 2, 3, 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो 7 मूल मात्रक हैं उनमें लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैडेला होता है और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। फतेहपुर सीकरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचमहल आगरा में स्थित एक 5 मंजिला भव्य संरचना है। सही बात है। देखिए, फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित, इसे विजय के शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसे मुगल सम्राट अकबर जो कि 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक राजधानी बनाया था, ठीक, इस तरह बनवाया गया था। तो पहला वाला आपका सही है क्योंकि ये 5 मंजिला भव्य संरचना है, ठीक है। दूसरा, यह ताज ट्रोपोजियम जोन में शामिल है। सही बात है। ताज ट्रोपोजियम जोन में क्या है? ठीक है, ताज ट्रोपोजियम जोन ताजमहल स्मारक को प्रदूषण से बचाने के लिए उसके चारों ओर 10,400 वर्ग किलोमीटर का एक परिभाषित क्षेत्र है। इस ताज ट्रोपोजियम जोन में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। कौन कौन से? ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, बुलंद दरवाजा 2 गुंबद वाले प्रवेश द्वार की शैली में निर्मित किया गया। नहीं, ये जो है ये इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। इसे वर्ष 1572 में गुजरात में विजय के उपलक्ष्य में वर्ष 1975 में पूरा किया गया था। देखिए, यह द्वार जो है उस शैली में निर्मित है जिसे अर्ध गुंबद प्रवेश द्वार, हाफ डोम पोर्टल कहा जाता है, जिसमें एक गुंबद को आधा काट दिया गया है। ईरान से उधार ली गई है इस रचना शैली, बाद में मुगल इमारतों की विशेषता बन गई। तो यहाँ पर आपका दूसरा तीसरा सही था, सॉरी पहला दूसरा, तीसरा वाला गलत है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत गठित किया गया है। सही बात है, किया गया है। यह एक सांविधिक संस्था रही है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। नहीं, यह समय समय पर इसका कार्यकाल जो है ये कार्यकाल समय समय पर सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से बढ़ाया जाता रहता है, कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला वाला कथन आपका सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा हार्विंजर 2021 संबंधित किससे? तो ये संबंधित है सुलभ डिजिटल भुगतान के लिए लक्षित वैश्विक हैकाथॉन से। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकाथॉन हार्विंजर परिवर्तन के लिए नवाचार का शुभारंभ अधिक स्मार्ट डिजिटल भुगतान विषय के साथ किया है।
इसका शुभारंभ भारत में भुगतान प्रणालियों में भविष्य को आकार देने के लिए 4 समस्या या वक्तव्यों या विवरणों के साथ किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से एहोल में स्थित है? एहोल के जो मंदिर हैं वो चालुक्यों द्वारा बनवाए गए थे। इसमें लाड खान मंदिर, मेगुती जैन मंदिर, रावण फांडी गुफा मंदिर, ये सभी के सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी कई सारे मंदिर हैं, जैसे कि आपका कुंती मंदिर परिसर, उमा महेश्वरी मंदिर और 2 मंजिला बौद्ध मंदिर। इसके अतिरिक्त बादामी में जो है, बादामी या वातापी, यहाँ पे 4 गुफाएं हैं। मंगलेशा द्वारा निर्मित सबसे बड़ा गुफा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और सांप की सैया पर विष्णु की लेटी हुई मुद्रा और नरसिंह चालुक्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विनायक दामोदर सावरकर निम्नलिखित संगठनों में से किससे जुड़े हुए थे? तो ये इंडिया हाउस, फ्री सोसाइटी इंडिया, इनसे जुड़े हुए थे। परंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे ये। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। निम्नलिखित स्मारकों में से किसका निर्माण सबसे पहले किया गया था? किसका निर्माण सबसे पहले किया गया था? देखिए, दिल्ली का पुराना किला का निर्माण सबसे पहले शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा अपने शासनकाल 1540 से 45 के मध्य में कराया गया था। जबकि हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा 1572 में कराया गया था, उसके बाद ही होता है। वहीं आगरा के किले का निर्माण 1573 में, आगरा का निर्माण 1573 में अकबर ने करवाया था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे चार मीनार का निर्माण जो है 1591-92 में गोलकुंडा के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंसिफ न्यायालय सिविल न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। सही बात है, मुंसिफ न्यायालय अधीनस्थ न्यायाधीश न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पर सही है, पहला सही है। दूसरा, अधीनस्थ न्यायाधीशों को सिविल मामलों पर असीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दोनों ही यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी और प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत निर्मित का एक भाग नहीं है? देखिए, इसके तहत 6 पनडुब्बियाँ निर्मित होनी थी, जिसमें आइनस बेला अभी हाल ही में जो है किसका किया गया है, हाल ही में कलवरी श्रेणी का जो है समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया गया। तो इसमें देखिए आइनस बेला, आइनस खंडेरी, आइनस वागीर और आइनस कलवरी है। इसके अतिरिक्त जो है आगे चल करके जो छठा इसका होगा आइनस वागशीर है, वागशीर। आइनस वसंत इसमें कहीं नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 41 को नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। शहर और नदी का हमें देखना है। तो लुधियाना जो है ब्यास के किनारे नहीं बल्कि सतलुज नदी के पुराने तट के किनारे स्थित है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, यह कृष्णा नदी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ असम, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कोटा ये राजस्थान का चंबल के किनारे अवस्थित है। तो यहाँ पर 3, 4 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से जलवायु परिवर्तन का या के प्रभाव माने जा सकते हैं? पहला, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए महासागरों की बढ़ी हुई क्षमता। नहीं, इनकी क्षमता घट जाती है। जब पीएच मान के घटने के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अवशोषण या अवशोषित करने की क्षमता घट जाती है। दूसरा, आर्कटिक क्षेत्र का विश्व के शेष भागों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक दर से गर्म होना। सही है। साइबेरिया में वनाग्नि की घटनाएं, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन 2 और 3। BBIN पहल बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। इस पहल को दक्षिण एशिया में संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक की वार्षिक बैठकों में प्रस्तावित और हस्ताक्षरित किया गया था। नहीं, ये सार्क की बैठक में इसके संबंध में 18वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर चर्चा की गई थी। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, हाल ही में भूटान की संसद ने BBIN को शामिल होने की स्वीकृति नहीं, उन्होंने स्वीकृति नहीं दी है, यह समझौते में शामिल नहीं है। तो दूसरा भी गलत हो गया, पहला दूसरा सही है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, यूरेनियम के संवर्धन में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यूरेनियम संवर्धन से तात्पर्य समस्थानिक पृथक्करण की प्रक्रिया के माध्यम से U-238 विखंडनीय समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा में वृद्धि करना। नहीं, इसकी नहीं बल्कि U-235 की वृद्धि करना है।
जिसमें यूरेनियम U-235 की प्रतिशत मात्रा में आइसोटोप पृथक्करण की प्रक्रिया के माध्यम से वृद्धि की जाती है। तो पहला वाला आपका गलत है। दूसरा, हथियार ग्रेड यूरेनियम को विखंडित समस्थानिक के अधिकतम 20% तक समृद्ध करना होता नहीं, 85 से 90% तक। तो दूसरा भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तो पहला दूसरा दोनों ही यहाँ पर गलत हैं, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपाध्यक्ष की बात हो रही है, अध्यक्ष की नहीं। वह लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है, सही बात है। उपाध्यक्ष के चुने जाने की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी सही है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के 6 माह के भीतर उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि इसका कहीं प्रावधान नहीं किया गया है। तो पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत, बी ऑप्शन। फॉर्मिक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग पशुधन चारा संरक्षक और जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में किया जाता है, सही बात है। मधुमक्खी के विश्व में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। मधुमक्खी के इसमें, ठीक है, मधुमक्खी होगा, चींटियों इत्यादि पाया जाता है। तीसरा, फॉर्मिक अम्ल जो होता है जल में अघुलनशील होता है, नहीं, अघुलनशील नहीं, जल में घुलनशील होता है। जल में हो गया आपका, ध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में यह जो है घुलनशील होता है। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा सी ऑप्शन जो है वो, नहीं, एक सेकेंड, दूसरा तीसरा नहीं, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही बुलियन ट्रेड इन इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित की गई, किसके द्वारा की गई है? ये विश्व स्वर्ण परिषद के द्वारा प्रकाशित की गई है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को आरंभिक काल से उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसको व्यवस्थित करते हैं। गोवा को पुर्तगाली मुख्यालय घोषित किया जाना। देखिए, नीमा दी कीनोकोना भारत में, या नवंबर 1529 में भारत में पुर्तगाली गवर्नर का पदभार ग्रहण किया, और लगभग 1 वर्ष उपरांत अर्थात 1530 में भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के मुख्यालय को कोच्चिन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले ये होता है 1530 में। फिर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस का आगमन होता है। इसका आगमन जो होता है आपका 1609 में होता है, ठीक है। उससे पहले पुर्तगालियों द्वारा दमन द्वीप है उसका अधिग्रहण किया जाता है। कब किया जाता है? पुर्तगालियों ने दमन को गुजरात के शाह से अधिकृत किया। यद्यपि इस पर अधिकार करने के अनेक प्रयास किए गए, किंतु अंतिम रूप से 2 फरवरी 1559 को पुर्तगाली दमन पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तो यहाँ पर पहला, तीसरा, दूसरा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में रूस पर जिनेवा अभिसमय का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इस संदर्भ में जिनेवा अभिसमय को से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिनेवा अभिसमय पर विशेष रूप से एक पक्ष के रूप में नाटो तथा दूसरे पक्ष के रूप में रूस द्वारा हस्ताक्षर किए गए नहीं। इसमें 196 देशों द्वारा जिनेवा अभिसमय की पुष्टि की गई। तो पहला वाला कथन आपका गलत है। दूसरा, इस अभिसमय युद्ध प्रभावित सैनिकों तथा नागरिक दोनों के मानवीय उपचारों के लिए नैतिक और कानूनी अंतर्राष्ट्रीय मानकों संबंधित हैं। तो दूसरा वाला कथन आपका सही है, पहला सही नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पद और अर्थ, ठीक है। पद और अर्थ, गृहपति घर का स्वामी या मुखिया, अग्रहार ब्राह्मण को दान दी गई भूमि, गौमत जो है ऋग्वैदिक काल में गायों के लिए किया जाने वाला युद्ध था। नहीं, ये जो होता थे, जो धनी व्यक्ति होते थे उनको गौमत कहा जाता था, क्योंकि उस समय जो है ऋग्वैदिक काल में मवेशियों को धन या का पर्याय माना जाता था। जिसके पास जितनी ज़्यादा आपकी पशुधन होता था वही उतना ज़्यादा अमीर होता था। जबकि अग्रहार क्या था? ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी। गृहपति घर का स्वामी था। गोमत जो था ये आपका मवेशियों को धन का पर्याय माना जाता था, और धनी व्यक्ति गोमत। तो ये वाला आपका तीसरा वाला सही नहीं है। देखिए, ऋग्वैदिक लोग मुख्य रूप से ग्रामीण थे, उनके अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। तो इस युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग होता है। किसका? गविष्टि शब्द का प्रयोग होता है, या गायों की खोज। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, डी वाला सी वाला सही नहीं है।
भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में मराठों के प्रशासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं थीं? प्रशासन राजशाही की एक केंद्रीकृत अवधारणा पर आधारित थी जो प्रशासन के निचले स्तरों तक समाहित थी। तो इसमें आप देखेंगे ये वाला सही नहीं है, पहला कथन सही नहीं, क्योंकि इनके समय राजशाही की किसी भी केंद्रीय अवधारणा के विपरीत स्थानीय निष्ठा का प्रतिनिधित्व यहाँ पर था, तो पहला गलत है। मराठों ने भी नौसैन्य शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया, ये सही है। तीसरा, अष्टप्रधान की अवधारणा सर्वप्रथम मराठों के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी। अष्टप्रधान की अवधारणा सर्वप्रथम मराठों के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी, ये कथन गलत है, क्योंकि देखिए अष्टप्रधान का गठन शिवाजी द्वारा नहीं किया गया था और ना ही उनके राज्याभिषेक के दौरान प्रथम बार इसे संगठित किया गया था। दक्कन के शासकों के अधीन ही भी पेशवा, मजुमदार, वकील, दावीर, सुरनिस आदि पद विद्यमान थे। तो यहाँ पर केवल आपका दूसरा वाला कथन ही सही है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, संख्याओं का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। देखिए अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए संख्याओं का पिरामिड सीधा होता है, क्योंकि जीवों की संख्या उच्च पोषण स्तरों पर क्रमिक रूप से घटती जाती है, परंतु कुछ में उल्टा भी होता है, तो पहला गलत है। दूसरा, जैवभार का पिरामिड कुछ जलीय परितंत्रों में उल्टा हो सकता है, सही बात है। तीसरा, ऊर्जा का पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का सटीक अनुसरण करता है, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सा या से उपबंध उल्लिखित हैं? तो देखिए समवर्ती सूची में कह रहा है, समवर्ती सूची में दिवाला और शोधन अक्षमता, दंड प्रक्रिया जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल सभी विषय हैं ये। तो दूसरा तीसरा जो है समवर्ती सूची में, जबकि खानों का विनियमन और खनिज विकास, उच्च न्यायालयों का गठन, अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों का विनियमन और विकास, ये सभी जो है संघ सूची में स्थित हैं। तो आपका पहला और दूसरा अर्थात सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व व्यापार संगठन में या के सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यह जो है आप देखिए इसका बी ऑप्शन कि राष्ट्रों को सभी व्यापार भागीदारों के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह के समान व्यवहार करना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, गैलियम नाइट्राइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक यांत्रिक रूप से स्थिर और कठोर अर्धचालक है, सही बात है। दूसरा, गैलियम नाइट्राइड सिलिकॉन आधारित उपकरणों की तुलना में उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता और उच्च तापीय चालकता प्रदर्शित कर सकता है। तो दूसरा पहला दूसरा दोनों सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, विश्व व्यापार संगठन के सब्सिडी बॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। 3 कथन दिए गए। पहला है, व्यापार को विकृत करने वाले सभी घरेलू समर्थन उपाय अंबर बॉक्स के अंतर्गत आते हैं। यह कथन आपका सही है। नहीं 56 का आप 56 को देखेंगे तो जो पहला है ये आपका पहला कथन सही है। दूसरा, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आती है? नहीं, ये ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत नहीं आती है। तीसरा, विशेष और विभेदक व्यवहार बॉक्स सब्सिडी केवल विकसित देशों द्वारा प्रदान की जा सकती नहीं है। विशेष और विभेदक व्यवहार बॉक्स में शामिल सब्सिडी केवल विकासशील और निम्न आय देशों द्वारा दी जा सकती है, ना कि विकसित। तो तीसरा भी गलत हो गया। तो यहाँ पर सही कौन सा है? पहला, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, प्ली बार्गेनिंग के संदर्भ में। इसमें 3 कथन आपको दिए गए हैं। पहला है, प्ली बार्गेनिंग वह प्रक्रिया जिसमें किसी दंडनीय अपराध का आरोपी व्यक्ति स्वयं को कम गंभीर अपराध का दोषी मानने की प्रार्थना करते हुए कानून में उक्त अपराध के लिए निर्धारित सजा से कम सजा के लिए समझौता करने हेतु अभियोजन पक्ष से बातचीत करता है, सही है। दूसरा, यह उन निजी शिकायतों पर भी लागू होता है जिन्हें एक आपराधिक न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया है। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा, भारत में यह उन मामलों के लिए लागू नहीं है जिनमें 14 वर्ष से कम उम्र की महिला या बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराध शामिल होते हैं। तो तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला है, भारत में चित्रों और मूर्तियों को पूंजीगत परिसंपत्ति की परिभाषा से बाहर रखा गया नहीं, उसके अंदर रखा गया। देखिए, पूंजीगत परिसंपत्ति में आभूषण, पुरातात्विक संग्रहण, ड्राइंग, चित्र, मूर्तियाँ आदि भी शामिल हैं, ठीक है। तो पहला गलत होगा। दूसरा, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की गणना के उद्देश्य 12 माह से अधिक के लिए रखी गई सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों को दीर्घावधि पूंजी माना जाता है। सभी पूंजीगत को नहीं माना जाता है। कुछ जो हैं
कुछ जो है वो 36 महीने से अधिक की अवधि के लिए होती हैं। जैसे करदाता द्वारा हस्तांतरण की पूर्ववर्ती तिथि से तुरंत पहले 36 महीने से अधिक अवधि के लिए धारित की गई कोई भी पूंजीगत परिसंपत्ति दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति के रूप में मानी जाएगी। हालांकि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध शेयरों, इक्विटी या अधिमानी शेयर, इक्विटी उन्मुख निधियों की इकाइयाँ, डिबेंचर या ऋण पत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों जैसे सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ, भारतीय यूनिट ट्रस्ट अर्थात यूटीआई इकाइयों और जीरो कूपन बॉन्ड जैसे कुछ परिसंपत्तियों के संबंध में धारण या होल्डिंग अवधि 36 महीने के बजाय 12 महीने की होती है। अधिकांश में 36 महीने ना कि 12 महीने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा, कोई भी सही नहीं है। आगे चलते हैं। वेंटिलेशन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षैतिज रूप से वायु का परिवहन करने वाली पवन की आयतनीय दर की माप है। सही बात है। दूसरा, उच्च वेंटिलेशन सूचकांक से आशय उच्च दृश्यता जोखिम से नहीं, निम्न वेंटिलेशन सूचकांक से आशय होता है उच्च दृश्यता जोखिम से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने दिल्ली में पूर्व अनुमानित वेंटिलेशन गुणांक के साथ वायु द्रव्यमान भीतरी बहावता मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। प्रजातियों की पारस्परिक क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पारस्परिक क्रिया के प्रकार और उदाहरण। सहभोज्यता की बात करें तो सहभोज्यता में क्या होता है? जब एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के कल्याण के लिए आवश्यक परिवेश बनाए रखती है, लेकिन ऐसा करने से उसके परिवेश पे मतलब एक को तो फायदा होता है, दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी वृक्ष के तने पर उगने वाले एक अधिपादप या एपीफाइट, तो असहभोज्यता वाला इससे संबंधित है, तो पहला वाला गलत है, इसका मिलान इससे नहीं है। अंतरजातीय परजीविता एमिनिज्म, इसमें क्या होता है, या ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें एक पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता परंतु दूसरे का नुकसान होता है। जैसे काले अखरोट वृक्ष के द्वारा रासायनिक पदार्थ जुगलोन नामक रासायनिक पदार्थ जो है छोड़ा जाता है, जो इनके पास के अन्य पौधों के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया ये अंतरजातीय परजीविता का है, इससे जो मिलान है ये गलत है। तो पहला दूसरा सही नहीं, गलत है। सहोपकारिता, फलीदार पादपों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम जीवाणु, ये आपका सही, जिसमें दोनों को लाभ होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। नगद प्रबंधन बिल 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। सही बात है। सरकारी प्रतिभूतियों के क्रेताओं को रेपो बाजार में धन उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया नहीं, अनुमति है। ठीक है, अनुमति है, प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर पहला कथन ही सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पिगोवियन टैक्स अधिरोपित करने का परिणाम होता है। देखिए, पिगोवियन टैक्स एक प्रकार से जैसे कोई चीज़ नुकसानदायक है, जैसे कि सिगरेट वगैरह है तो इस पर टैक्स जो लगाया जाएगा, या प्लास्टिक हो गया, तो ये क्या है, एक प्रकार से नुकसानदायक है, तो इस पर जो टैक्स होता है, इस प्रकार का टैक्स वो पिगोवियन टैक्स कहलाता है। सामान्य भाषा में आप समझ सकते हैं। तो पिगोवियन टैक्स अधिरोपित करने का परिणाम क्या होता है? इससे उपभोक्ता अधिशेष में कमी आती। सही बात है। नकारात्मक उत्पादन वाहिदाताओं का हतोत्साहन होता है, ये भी सही है। तीसरा, सिंध गुड्स के उपभोग में कमी आती है। तीनों का कथन सही है, 1, 2, 3। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं? तो रोमानिया, पोलैंड, बेलारूस, हंगरी। सर्बिया इससे सीमा साझा नहीं करता है। तो आप चौथा वाला छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 5 तथा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इस समय यूक्रेन काफ़ी चर्चा में है, तो इसकी सीमा रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया रोमानिया, इनसे लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की संसद के संदर्भ में व्यापकत का नियम का अर्थ क्या है? व्यापकत का नियम, तो इसका अर्थ है वित्तीय वर्ष के अंत में भारत की संचित निधि में अव्ययित स्वीकृति धन की वापसी, जो धन खर्च नहीं हो पाया वो वापस चला जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। रेतीले तूफान सामान्यतः झंझावातों के कारण उत्पन्न होते हैं। सही बात है। रेतीले तूफान अपनी उत्पत्ति के तुरंत बाद धरातलीय तापमान में गिरावट का कारण बन सकते हैं। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में राइट टू रिकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन का एक उदाहरण, बिल्कुल सही बात है। यह अधिकार नागरिकों के समक्ष केवल राज्य विधानसभा के सदस्यों को वापस बुलाने के लिए उपलब्ध है, न कि लोकसभा के सदस्यों के लिए। भारत में इन दोनों में से किसी के लिए उपलब्ध नहीं है।
ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है जो पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार उन मतदाताओं को प्रदान करता है जिनके द्वारा उन्हें चुना गया है। इस विधेयक के तहत इन ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, 67। ब्रिटिश काल के दौरान हिल स्टेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान की गई। गोरखा युद्ध कब हुआ था? ये होता है 1815 से 16 के दौरान। माउंट आबू में ब्रिटिश रुचि में आंग्ल मराठा युद्ध के कारण वृद्धि होती है। आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1818 में। सही है। तीसरा, दार्जिलिंग को सिक्किम के शासकों से छीना गया था। कब छीना गया था? 1835 में। तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। यह एक मध्यवर्ती प्रकार की जलवायु है जिसमें महासागरीय और महाद्वीपीय जलवायु दोनों की विशेषताएं होती हैं। यह केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु में शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क और ग्रीष्म ऋतु गर्म एवं आर्द्र होती है। इस प्रकार की जलवायु में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति ठंडे समशीतोष्ण वन है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किसका वर्णन किया जा रहा है? लॉरेंशियन तुल्य जलवायु का यहाँ पर वर्णन किया गया है। लॉरेंशियन तुल्य जो जलवायु होती है ये उत्तरी गोलार्ध के केवल 2 क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें महासागरीय और महाद्वीपीय दोनों प्रकार की जलवायु की विशेषताएं होती हैं। किन 2 क्षेत्रों में? पहला पूर्वी कनाडा, उत्तर पूर्व यूएसए, न्यूफाउंडलैंड सहित उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, इसे उत्तर अमेरिकी क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा, पूर्वी साइबेरिया, उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया और उत्तरी जापान सहित एशिया के पूर्वी तट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है? कौन सी इसमें आरबीआई के द्वारा विनियमित है? तो देखिए, जोखिम पूंजी निधि और आपकी मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां, ये जो हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी द्वारा विनियमित होती हैं। जबकि जो निधि कंपनियां केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विनियमित होती हैं। आवास वित्त कंपनियां जो होती हैं ये आरबीआई के द्वारा विनियमित होती हैं। अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन आपका केवल 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह एक तुर्की गुलाम था जो साहुबुद्दीन मोहम्मद की सेना में उच्च पदों तक पहुंचा था। उसने बदायूं और फर्रुखाबाद दोनों पर विजय प्राप्त की थी। सही है। उसकी उदारता के लिए उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। यह था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 रहता है। हाल ही में सुर्खियों में देखा गया करकट्टम क्या है? तमिलनाडु और केरल में प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य शैली है। ठीक है, मुख्यतः यह तमिलनाडु प्रसिद्ध है परंतु केरल के विभिन्न भागों में भी इसका प्रसार है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 72। इस मसाले की फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाई जाती है। यह फसल 20 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के मध्य फलती फूलती है। इसके लिए मृदा मृतकामय होनी चाहिए, उसमें मृतकामय होनी चाहिए। हालांकि अच्छी तरह से जल निकासी या नमी रहित बलुई मृदा भी एक विकल्प है। यह फसल जल के ठहराव या क्षारीयता को सहन नहीं कर सकती। भारत को संपूर्ण विश्व की लगभग इस फसल का पूर्ण उत्पादन करने का गौरव प्राप्त है। तो यह क्या है? यह हल्दी है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में इरोड शहर जो है विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, इरोड। उसके बाद इस श्रेणी में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का सांगली शहर आता है। और इरोड जो शहर इसे पीला नगर या हल्दी नगर भी कहा जाता है। वह यूरोपीय यात्री जो 17वीं शताब्दी में भारत आता है वह एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार भी था। उसे बादशाह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र के चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र के उसने भारत को सोने और चांदी के हौज या सिंह के रूप में भी वर्णित किया था। ये कौन था? ये फ्रांस का फ्रांसवा वर्नियर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 74 पे। यह यमुना के बाद दिल्ली एनसीआर में दूसरा सबसे बड़ा जल निकाय है। यह झील बड़े पैमाने पर गुरुग्राम और दिल्ली के आसपास के गांवों से निकलने वाले अपशिष्ट सीबस से भरी हुई है। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के कारण दिल्ली और गुरुग्राम में फैला यह जल निकाय केवल 7 वर्ग किलोमीटर तक सिमट कर रह गया, जो कभी 226 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। केंद्र ने इसे सीमा पारी आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस जल निकाय का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? तो नफजगढ़ झील का वर्णन किया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने चिंतामणि पद्य नाटकम के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण यह सुर्खियों में था। यह नाटक किस विषय पर आधारित है? तो यह जो है चिंतामणि नामक एक गणिका और भगवान कृष्ण की परम भक्त जो भजन गाकर मोक्ष प्राप्त करती, इस पर आधारित है।
तो यहाँ पर आपका 75 का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, महिला वैज्ञानिकों और उद्यमियों के योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए सरकार ने महिलाओं के लिए भारत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 की स्थापना की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार को नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया नहीं, इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के विशेष अवसर पर जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक वैधानिक निकाय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है। दूसरा, यह पुरस्कार केवल 70-30 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को दिया जाता है। यह 2 कैटेगरी में दिया जाता है महिलाओं को, एक 45 वर्ष और उससे अधिक की महिलाओं को, एक 45 वर्ष और 45 वर्ष से कम वाली महिलाओं को। तो यहाँ पर पहला दूसरा दोनों कथन गलत हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने भारत की कोकिंग कोल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक रोड मैप विकसित करने हेतु मिशन कोकिंग कोल की स्थापना की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अपना अधिकांश कोकिंग कोल ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है, इसके बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और रूस से आयात करता है। ठीक है, पहला कथन गलत, सही है। दूसरा, मूल्य की दृष्टि से भारत द्वारा कोकिंग कोल का आयात नॉन कोकिंग कोल से अधिक के आयात से अधिक है, नहीं। लेकिन नॉन को 2020-21 के आंकड़ों की बात करें तो आयातित कुकिंग कोल का जो मूल्य रहा है वो 4,54,354 रहा है, मिलियन रुपये रहा है। जबकि 2020-21 में भारत के द्वारा नॉन कुकिंग कोल जो है कितने रुपए का मंगाया गया था? 7,06,017 मिलियन रुपए। तो ये 4 लाख से अधिक है। तो यहाँ पर आपका पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सह उधार मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सह उधार मॉडल के तहत बैंकों को एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन दोनों के साथ सह उधार लेने की अनुमति, सही बात है, इसे अभी हाल ही में दिया गया है। दूसरा, उधार देने वाला बैंक उधारकर्ता के लिए इंटरफेस के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो उधार देने वाला बैंक नहीं करता है, बल्कि एनबीएफसी जो होती है ग्राहकों के लिए इंटरफेस के एकल बिंदु के रूप में कार्य करती है। दूसरा वाला कथन आपका गलत हो गया, पहला सही है। तीसरा, इस मॉडल के अंतर्गत प्रत्यक्ष एक्सपोजर के रूप में क्रेडिट जोखिम का न्यूनतम 50% एनबीएफसी पर होगा। 50% नहीं होता है, 20% होता है। ठीक है, तो पहला वाला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, 4 चीज़ें दी गई हैं। निजी अंतिम उपभोग व्यय, सकल अचल पूंजी निर्माण, आयात निर्यात। वर्ष 2021-22 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में उनके हिस्से के घटते क्रम में उपर्युक्त संगठकों को व्यवस्थित कीजिए। देखिए, जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? निजी अंतिम उपभोग व्यय का 54.8%। फिर दूसरे नंबर पर सकल अचल पूंजी निर्माण 32.9%। तीसरे पे आयात है 25.1%। चौथे पे निर्यात है 21.3%। तो आपका 1 2 3 4 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान का उल्लेख किया जाना, संविधान का उल्लंघन किया जाना भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार है। बिल्कुल भाई सही बात है, ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कोई विशिष्ट आधार नहीं है, गलत है ये। कई सारे आधार हैं, जैसे कि देशद्रोह, रिश्वतखोरी या अन्य उच्च अपराधों और दुर्व्यवहार के लिए पद से हटाया जा सकता है। तो कुछ तो आधार ही हैं, विशिष्ट आधार नहीं, गलत है। तो पहला वाला कथन गलत हो गया। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह केवल विधायिका का निचला सदन भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ कर सकता नहीं। भारत में जो है, अमेरिका में तो है निचला सदन जो है प्रारंभ करेगा। भारत में कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही गलत हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खगोल विज्ञान के संदर्भ में मेशियर 87, रिवेल्स 29, 2 अल्शियोनस, ये क्या है? ये मंदाकिनियाँ हैं। क्या है? मंदाकिनियाँ हैं, गैलेक्सी। आगे चलते हैं, शेयर बाजार के संदर्भ में डीम्यूचुलाइजेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या स्टॉक एक्सचेंज की संगठनात्मक संरचना को गैर कॉर्पोरेट संरचना से कॉर्पोरेट संरचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो ये जो प्रक्रिया है ये डीम्यूचुलाइजेशन नहीं है, बल्कि ये निगमीकरण है, कॉर्पोरेटाइजेशन है। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, एक डीम्यूचुलाइज्ड एक्सचेंज में स्वामित्व प्रबंधन और व्यापारिक कार्य अलग अलग लोगों के अधीन होते हैं, सही बात है। भारत में 90% से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज डीम्यूचुलाइज्ड हैं, सही बात है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में राजद्रोह कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो है ये राजद्रोह से संबंधित है। ठीक है,
सेडेशन लॉ से। पहला कथन, यदि कोई व्यक्ति भारत की संसद के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करने का प्रयास करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसमें कहा गया है, इसमें जो 124A है, इसमें कहा गया कि जो कोई भी मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य निरूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करने का प्रयत्न करता है या असंतोष भड़काता है या भड़काने का प्रयास करता है तो उसे आजीवन कारावास, जिसमें अर्थदंड भी जोड़ा जा सकता है, या 3 वर्ष तक की कारावास की सजा जिसमें अर्थदंड भी जोड़ा जा सकता है, या केवल अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर संसद नहीं कहा गया बल्कि भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार कहा गया है, तो इसलिए पहला वाला आपका गलत हो जाता है। दूसरा, इसे वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता के मूल मसौदे में प्रस्तुत किया गया था। नहीं, देखिए IPC के मूल मसौदे को 1860 में अधिनियमित किया गया था, परंतु इसमें यह कानून शामिल नहीं था। दूसरा गलत हो गया। तीसरा, इस कानून के अनुप्रयोग का पहला ज्ञात उदाहरण महात्मा गांधी का मुकदमा था। नहीं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ब्लॉक के अनुसार इस कानून के अनुप्रयोग का पहला ज्ञात उदाहरण वर्ष 1891 में एक समाचार पत्र के संस्थापक जोगेंद्र चंद्र बोस का मुकदमा था। तो पहला, आप इसमें तीसरा वाला भी कथन गलत है। महात्मा गांधी पर 1922 में इसके तहत जो है मुकदमा दायर किया गया था, तो यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। आगे चलते हैं। वह राज्य विधानसभा में चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया और विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने इस प्रदर्शन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए गांधी जी को सहमत किया था। इनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने मद्रास विधानसभा की एक सीट से चुनाव लड़ा था और मात्र 55 मतों से पराजित हुई थी। आगे चलते हैं। ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाईकैचर पक्षी प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह फ्लाईकैचर की एक प्रजाति है जो पश्चिमी घाट की एक देशज प्रजाति है। सही बात है। इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की आयुष्यन की रेड लिस्ट के अंतर्गत सुभेद के रूप में वर्गीकृत किया गया, नहीं, लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो पहला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत हो जाता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। परागकणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परागकणों की श्रेणी में केवल कीट ही शामिल है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कीट तथा जंतु जैसे कि मधुमक्खी, ततैया, पतंगे, तितलियां, पक्षी, मक्खियां और चमगादड़ सहित छोटे स्तनधारी भी शामिल हैं। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, आवास के विनाश और कीटनाशकों के व्यापक उपयोग से परागणकों को हानि पहुंच सकती है। सही बात है। तीसरा, परागणकों की हानि से खाद्य एवं जैव ईंधन फसलों की गुणवत्ता और मात्रा में कमी आ सकती है। तो दूसरा तीसरा दोनों सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बचत पर आधारित चेक को वैध मुद्रा माना जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति एक दिन में एक व्यक्ति से 1 लाख रुपये या उससे अधिक की नगद राशि प्राप्त करता है तो वह आयकर अधिनियम 1861 के तहत दंडनीय है। 1 लाख नहीं, 2 लाख या 2 लाख से अधिक है। ठीक है, तो दूसरा कथन भी गलत हो गया आपका। तो यहाँ पर दोनों कथन गलत हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, वैध मुद्रा जो होती है वह सिक्का या अथवा बैंक नोट है जिसे कानूनी रूप से ऋण या देयता के बदले में प्रदान किया जा सकता है। देश के किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी प्रकार के लेन देन के निपटारे के लिए वैध मुद्राओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब जो वैध मुद्रा होगी उसे हम लेने अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। चेक बचत हो गया चालू खातों पर। चेक जो होता है ये बचत या चालू खातों पर आहरित किए जाते हैं। हालांकि भुगतान के तरीके के रूप में भी कोई व्यक्ति इसे अस्वीकार कर सकता है। हो सकता है कि आपका चेक कोई व्यक्ति ले या ना ले, तो ये वैध मुद्रा नहीं मानी जाएगी। आगे चलते हैं। जब यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दर में वृद्धि करता है तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा या से संभावित प्रभाव होगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि होगी, नहीं, कमी आएगी। इसमें कमी आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तीसरा, भारतीय रुपये का अभिमूल्यन होगा, नहीं, अवमूल्यन होगा, रुपया कमजोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे IMF द्वारा विश्व भर में बैंकों के बीच वित्तीय लेन देन के निष्पादन संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए संचालित किया जाता है। ये कथन पूरी तरीके से गलत है। स्विफ्ट बेल्जियम में स्थित है। यह 11 औद्योगिक देशों, बेल्जियम के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय बैंकों द्वारा संरक्षण प्राप्त है इसे। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। केवल बैंकों को ही स्विफ्ट का सदस्य बनने की अनुमति नहीं, ये भी गलत है। बैंक, ब्रोकर, डीलर, निवेश प्रबंधक, कॉर्पोरेट एक्सचेंज, समाशोधन गृह और सुरक्षित वित्तीय संचार के अन्य उपयोगकर्ता भी इसमें शामिल हैं। दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, स्विफ्ट नेटवर्क खातों का प्रबंधन करता है और बैंकों की ओर से निधि रखता है, ये बिल्कुल नहीं करता है ये। ठीक है, यह केवल संदेशों का वाहक होता है। तो यहाँ पर कोई कथन सही नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्वजनिक और अन्यत्र जनिक
अनुक्रमण सक्सेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वजनिक अनुक्रमण किसी समुदाय के सदस्यों द्वारा आवास स्थल में स्वतः किए गए परिवर्तनों के कारण होता है। सही बात है। तालाबों में अन्यत्र जनिक अनुक्रमण हो सकता है, जहां पोषक तत्व और प्रदूषण या प्रदूषक बाहर से आकर इसमें मिलते हैं तथा पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। दोनों कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में पाए जाने वाले समुद्री जीव समुद्री करकटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। समुद्री करकटी यह एक मांसाहारी प्रजाति नहीं, सर्वाहारी है, तो गलत हो गया। दूसरा, समुद्री करकटी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया, सही है। भारत में समुद्री करकटी के पालन पर प्रतिबंध है, ये भी सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विश्व का प्रथम समुद्री करकटी संरक्षण क्षेत्र है, नहीं, अंडमान निकोबार नहीं है, बल्कि लक्षद्वीप में डॉक्टर के मोहम्मद कोया समुद्री करकटी संरक्षण अभ्यारण्य बनाया गया है। यह समुद्री करकटी के लिए विश्व का प्रथम संरक्षण क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला और चौथा गलत है। आगे चलते हैं। ये उन कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं में से एक है जो सूर्य के प्रकाश के बिना ऑक्सीजन बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव अंधेरे वातावरण में भी ऑक्सीजन बनाने में सक्षम है। ये अमोनिया ऑक्सीकारक अर्किया के साथ नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग गैसीय नाइट्रोजन के उत्पादन के लिए करते हैं और ऐसा करते समय वे पर्यावरण से जैविक रूप से उपलब्ध नाइट्रोजन को हटा देते हैं, जिससे नाइट्रोजन चक्र प्रभावित होता है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित किस प्रजाति को संदर्भित किया गया है। नाइट्रोसोपुमिलस मैरिटिमस के बारे में कहा गया है। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 को निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा जारी किया गया। इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, एक सूचकांक और होता है, एक होता है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, एक होता है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। उसे जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, जबकि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेटस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के उद्देश्यों को साकार करने हेतु एक विशिष्ट कार्य योजना नहीं, यह जो है वर्ष 2019 में भारत द्वारा शुरू की गई आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI की प्रथम मुख्य पहल है। तो पहला वाला गलत है। इसका उद्देश्य लघुद्वीप विकासशील देशों में स्थायी और समावेशी अवसंरचना हेतु एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से संधारणीय विकास प्राप्त करना है। ये भी कथन सही है, ये पहला गलत, दूसरा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ये जो घोषणा है ये आपका वर्ष 2021 में ग्लासगो में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 के दौरान की गई थी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से मानने, इसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का मूल अधिकार भारत के निम्नलिखित में से किस प्रतिबंध के अधीन नहीं है। तो यह प्रतिबंध लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता के अधीन है, आर्टिकल 25 के तहत, परंतु मानहानि के तहत अधीन नहीं है। तो डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा की कार्रवाई के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई या कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। देखिए, सत्राहूत हो गया, सत्रावसान हो गया, विघटन हो गया, ये जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्थगन जो है ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में बाघों की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक या पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। कैटरेट, एमिस्टिप्स, SECR मेथड, मैक्सिमम एंट्रोपी मॉडल, इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित भू आकृतियों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर हमें व्यवस्थित करना है। तो इसमें आप देखेंगे पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करने में तो सबसे पूर्व में कौन सा है, छोटा नागपुर पठार है, उसके पश्चिम में बघेलखंड है और सबसे पश्चिम में बुंदेलखंड है। तो 2 1 3 ए ऑप्शन। आगे देखते हैं। अगला है, लोचशील विनिमय दर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित देश कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें देखेंगे, इसमें आपका सी ऑप्शन देखिए, एक देश की विनिमय दर अन्य देश द्वारा निर्यात की मांग और विदेशी मुद्रा में सट्टेबाजी दोनों से प्रभावित होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, चिरांद, जो कि बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है, जहां से गोलाकार झोपड़ियां तथा छोटे पैमाने पर गेहूं, चावल आदि के कृषि के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बड़ी संख्या में अस्थि के औजारों की प्राप्ति इस स्थल की विशिष्ट पहचान है। उपर्युक्त स्थल निम्नलिखित में से किस कालखंड संबंधित है। ये नवपाषाण काल से संबंधित है और यह नवपाषाण युग का यहाँ का पहला ज्ञात स्थल है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।